आज जो हमारा चैप्टर है वह है बेसिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल के बारे में। बहुत लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिकल के बारे में बिल्कुल भी बेसिक जानकारी नहीं होती है। उनको लगता है कि जो न्यूट्रल फेस या जो घर में वायर आते हैं दोनों में सप्लाई आती है तो दोनों फेस रहते हैं। किसी को कंफ्यूजन है कि वो न्यूट्रल ही रहते हैं, किसी को बहुत प्रकार के लोगों को कंफ्यूजन है। तो जिन भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है इसलिए आज हम बिल्कुल बेसिक टर्म इलेक्ट्रिकल के समझेंगे, जिससे थोड़ा सा उनको समझ में आए कि ये चीज़ें किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार से इनमें अंतर होता है। यदि जो आप दैनिक लाइफ में देखते हैं हम वहाँ से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में दो वायर आते हैं, जिसमें से एक वायर जो होता है फेस का होता है, एक वायर आता है रेड और एक वायर आता है ब्लैक। जो रेड वाला वायर होता है वह आपका फेस का होता है और जो ब्लैक वायर होता है वह न्यूट्रल का होता है। जो मैक्सिमम जो आपके घर होते हैं इनमें दो ही वायर की सप्लाई आती है और इससे आप लगभग जो आपका घर का कनेक्शन रहता है 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, उसका लोड आप क्या करते हो, इससे चलाते हो। अब इसमें जो आपका रेड वायर होता है इसको बोला जाता है फेज वायर। कभी कभी इसको आप लाइव वायर भी बोल देते हैं। ठीक, इन नामों से क्या है जनरली आपको सुनने को मिलेंगे। जो नीचे वाला वायर होता है ब्लैक वाला, यह होता है न्यूट्रल वायर। यह होता है आपका न्यूट्रल वायर। क्या होता है न्यूट्रल वायर और फेज वायर, आप समझने की कोशिश करेंगे। ये वायर कहां से आते हैं तो सबको सभी को मालूम है। ठीक, यह जो वायर आते हैं आपकी जो कॉलोनी में ट्रांसफार्मर रखा रहता है, ठीक, ट्रांसफार्मर रखा रहता है कुछ इस प्रकार से और उसमें ऐसे 11 kV के 3 वायर आते हैं। आपको यहाँ पे 11 kV की सप्लाई आती है। ठीक, फिर इसमें से ऐसे 3 टर्मिनल निकाल के एक बॉक्स लगा दिया जाता है और उन्हीं बॉक्स से एक 3 फेज और एक न्यूट्रल की यहाँ पर सप्लाई दे दी जाती है, जिसमें जो आपके 3 फेज रहते हैं वो रहते हैं R, Y, V और जो नीचे वाला रहता है वो आपका न्यूट्रल रहता है। तो आपको ये वाला एक न्यूट्रल दे दिया जाता है। ठीक, और इन तीनों में से आपको कोई भी फेज दे दिया जाता है। जो आपके घर के सामने जो भी पोल रहता है उसमें से आपको कोई भी फेज निकाल के दे दिया जाता है। कभी कभी वह फेज बंद हो जाता है तो कभी कभी बदल के आपको दूसरा फेज दे दिया जाता है जब आपके घर की लाइन बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल फेज ट्रांसफार्मर में से आते हैं और हमें ये मिलते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। यदि आपको यह चीज देखनी हो तो आपके घर में सभी लोगों के घर में टेस्टर होगा, तो उस टेस्टर से यदि आप इसमें सप्लाई चेक करोगे तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक यदि ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस है, आप इस वायर को टच नहीं करोगे तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का शॉक नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन कंडीशन यह है कि तीनों फेज का लोड बैलेंस होना चाहिए। ठीक, जो कि बहुत कम होता है ऐसा। ठीक है, अब जैसे ही आपके घर में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई आती है तो सभी लोगों को मालूम है कि जो वोल्टेज हमारे भारत में जो वोल्टेज उपभोक्ता को देने के लिए जो रेंज रखी गई है वो रखी गई है 220 वोल्ट। कितनी रखी गई है? 220। ठीक, कहीं कहीं पर आपको 230 भी मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 230 या 220 यदि एग्जाम में आता है तो वही आपको क्या है इसका आंसर लगाना रहता है। अब ये 220 आता कहां से है वो भी थोड़ा अपन देख लेते हैं। आपको पता है जब
हम इसमें फेस टू फेस वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो फेस टू फेस जैसे हमने आर और वाई इन दोनों के बीच में यदि हमने वोल्टेज को मेजर किया तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा वह आएगा आपका 440 वोल्ट आएगा, ठीक। लेकिन यदि आपने आर के बीच में और न्यूट्रल के बीच में मेजर किया तो आपको 220 या 230 देखने को मिलेगा। तीनों में से आप किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच में यदि वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वह आपको 220 या 230 देखने को मिलेगा। हाँ, कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारे घर में तो 250 आता है। तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर आपके घर के पास रखा है। हो सकता है कि आप बरसात में वोल्टेज बढ़ जाता है क्योंकि आपके टीवी, पंखे, कूलर और जो लोड रहते हैं वो कम हो जाते हैं। गर्मी में थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है तो वो लोड की वजह से होता है। लेकिन यदि एग्जाम वगैरह में आता है तो आप क्या लगाओगे 220 से 230, ठीक। अब थोड़ा सा इसको अपन आगे ले चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आपके घर में एक न्यूट्रल और एक फेस आ गया है, ठीक। अब जैसे ही न्यूट्रल और फेस आता है तो सबसे पहले ये न्यूट्रल फेस आपका जाता है एक मीटर में, जिसको आप क्या बोलते हो kWh मीटर, ठीक। दूसरे शब्दों में इसको एनर्जी मीटर भी बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, एनर्जी मीटर, जो बिजली विभाग की तरफ से आप लोगों के घर में लगाया जाता है, ठीक। यह आपको अधिकतर दो प्रकार का देखने को मिलेगा। एक मिलता है 3 फेज का और एक मिलता है सिंगल फेज का। तो अभी हम सिंगल फेज केस में कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल यहाँ होता है, ठीक, और 2 टर्मिनल यहाँ पर होते हैं। मान के चलिए ये आपका न्यूट्रल वाले टर्मिनल है, ठीक, और यह फेस वाले टर्मिनल है। तो यह वायर यहाँ से आते हैं, इसमें लग जाते हैं, और ये ब्लैक वाला वायर आता है उसमें लग जाता है, ठीक। जो आपका एनर्जी मीटर है इसके अंदर कॉइलें लगी रहती हैं, करंट कॉइल लगी रहती हैं, जो आप बिजली की खपत करते हैं उसको वह यूनिट में मापती है, ठीक। और मापती तो वो जनरली किसमें है, एम्पियर में मापती है कि जो आपका पंखा, टीवी, कूलर ने कितना एम्पियर का उपयोग किया, और उसी एम्पियर को क्या कर देती है, वो एक यूनिट डिजिट में क्या कर देती है, शो कर देती है, ठीक। कि भैया आपने इसमें 20 यूनिट जलाया, 50 जलाया, 100 जलाया, 200 जलाया, ठीक। तो यहाँ से आपका ये वो फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और यहीं से फिर आपको क्या मिल जाएगा, फेस और न्यूट्रल मिल जाएगा। ये आपका फेस और न्यूट्रल ये आपको क्या हो गया, यहाँ से फिर से मिल गया। मान के चलिए आपका क्या है, ये फेस हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक। यहाँ पर पहले तो एनालॉग प्रकार के kWh मीटर चलते थे, लेकिन आजकल डिजिटल वाले चलने लगे हैं जिसमें नंबर शो होते हैं, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यदि कोई पूछ ले कि सबसे पहला कनेक्शन कहाँ आता है घर का, या आपके घर में न्यूट्रल फेज सबसे पहला कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे, एनर्जी मीटर में आते हैं, ठीक। ये नहीं बोल देना कि सर नहीं पहले हम फ्यूज में लगाएंगे, फ्यूज और एमसीबी इसके बाद में ही लगेंगे। आपका ये न्यूट्रल और फेज आ गया, ठीक। अब न्यूट्रल फेज आने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या लगाते हो, पहले के समय में क्या लगाया जाता था, फ्यूज लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था, फ्यूज लगाया जाता था, ठीक। लेकिन जो फ्यूज है वह हमेशा फेस वायर में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, फेस वायर में लगाया जाता है, ठीक। न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाया जाता, हम आपको बता चुके हैं कि न्यूट्रल में किसी भी प्रकार का चार्ज या आवेश नहीं होता है, इसलिए हम जो फ्यूज है वो कहाँ लगाते हैं, फेस में लगाते हैं, ठीक। अब कभी कभी कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कि सर फ्यूज है उसकी रेटिंग क्या होती है। तो देखो एक्यूरेट तो बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन जनरली जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो 1.5 गुना रखी जाती है। यदि आपके पूरे घर की जो धारा का लोड है वह 10 एम्पियर है तो आप यहाँ पर 15 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे, ठीक। ये नहीं कि हम 20 एम्पियर वाला क्षमता वाला फ्यूज लगा दें, तो उसमें क्या है, जो आपके घर के अप्लायंस हैं उनको
खराब होने के चांस रहेंगे। लेकिन यदि आप 15 एम्पियर तक का लगाते हो तो कुछ वो गल जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये चीज समझ में आई, ठीक। अब फिर इसको न्यूट्रल को अपन कुछ नहीं करते हैं, इसमें अपन कुछ नहीं करते हैं, ठीक। इसको क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। एक कंडीशन ये बन जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, पहले के समय में क्या होता था, हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते थे, ठीक। एक स्विच लगा देते थे और ऐसा उसमें एक डंडा लगा रहता था और इसको ऐसे ऊपर करके हम ऐसा क्या कर देते थे, इनको चालू बंद कर देते थे, ठीक। एक कंडीशन ये बन जाती थी। और अब तो आजकल आपको क्या मिल जाएंगी, एमसीबी मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, एमसीबी देखने को मिल जाएंगी, ठीक। जो आपकी एमसीबी है वह सिंगल पोल भी होती है, डबल पोल भी होती है और 4 पोल भी होती है, ठीक। 3 फेज और न्यूट्रल के लिए यूज करोगे तो 4 पोल आएगी। सिंगल फेज अकेला आपको कंट्रोल करना है तो सिंगल पोल आएगी। और न्यूट्रल और दोनों को कंट्रोल करना है तो डबल पोल आ जाएगी, ठीक। तो वो आप इसमें ले सकते हैं। जनरली जो अपने घर है उसमें अपन 65 एम्पियर क्षमता वाली एमसीबी यूज करते हैं, ठीक। कई लोग उसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक। इंसुलेटर में एल्सुलेटर भी बोलते हैं, कई लोग उसको एमसीबी बोलते हैं और अलग-अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। तो समझ में आया, ठीक। आपके घर में ये न्यूट्रल फेज आगे चले गए, ये आपका फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये फेज न्यूट्रल है, यह चले जाते हैं जो आपका मेन बोर्ड होते हैं, ठीक। यदि आपकी लाइट गैलरी में से जा रही है, मान के चलिए कि आपकी लाइट एक गैलरी से होते हुए जा रही है, तो उस कंडीशन में ये जो फेज न्यूट्रल है वो गैलरी में से जाएंगे, ठीक। और जो रूम है आजू बाजू में क्या है, ये फेज न्यूट्रल में से कनेक्शन कर दिया जाएगा टी जॉइंट के द्वारा या ट्विस्ट मैरिड जॉइंट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, कनेक्शन कर दिया जाएगा। और लेकिन यदि आपका घर ऐसा है कि जिसमें रूम सीरीज में बने हुए हैं, सीरीज में कैसे बने हुए हैं, देखो 2 प्रकार से रूम हो सकते हैं घरों में, और भी प्रकार से हो सकते हैं। यदि आपके रूम ऐसे हैं कि मान के चलो एक रूम ए बना है, एक ये बना है, इस टाइप से यदि रूम है तो ये कुछ नहीं होगा, पहले वाले में जाएंगे, ठीक। और यहीं से निकल के दूसरे वाले में चले जाएंगे, यहाँ से निकल के तीसरे में और यहाँ से निकल के चौथे में, सभी में लाइट चली जाएगी, ठीक। और मान के चलिए अब यदि गैलरी वाला कनेक्शन हुआ कि रूम आपके दोनों तरफ बने हैं, इस तरफ भी रूम बने हैं, इस तरफ ऐसे दोनों तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, या तो गैलरी में से देना पड़ेगा, न्यूट्रल फेस आप गैलरी में से दे दो तो यहाँ कनेक्शन हो जाएगा इस टाइप से, न्यूट्रल फेस यहाँ से ले लेंगे, इस टाइप से कनेक्शन हो जाएगा। आपको ऐसा भी नहीं करना है तो इनका न्यूट्रल सबका बाईपास कर दो और एक फेस को क्या कर दो, ऐसे सीरीज में दौड़ा दो। यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, फेस को क्या कर देंगे, सीरीज में दौड़ा देंगे और जो न्यूट्रल रहेगा उसको बाईपास कर देंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो घर की वायरिंग वगैरह करते हैं उसमें आप न्यूट्रल को कहीं भी कंट्रोल नहीं करते हैं, बस आपको न्यूट्रल को पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें ज्वाइंट लगा लगा के क्या करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। कहीं कहीं पर आप उसको एमसीबी द्वारा कंट्रोल करके देते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करें तो अच्छी बात है, ना करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि हम न्यूट्रल फेस के द्वारा कैसे अपने रूम की वायरिंग या घर की वायरिंग करते हैं। अब इसमें आप लोगों ने 2 टर्म सुने होंगे बहुत बार, वोल्टेज और करंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका न्यूट्रल है ना उसमें वोल्टेज होता है ना उसमें करंट होता है, जो आपका फेस रहता है उसी में यह दोनों गुण क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो जो आपका फेस है उसी में आपको करंट देखने को मिलेगा और उसी में आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, करंट और वोल्टेज अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपका फेस घर में नहीं आता है तो ना आपके घर में करंट आएगा ना आपके घर में वोल्टेज आएगा, ठीक। अब आप भी बोल सकते हो कि सर यदि न्यूट्रल आया और फेज आया तो हमारे घर में करंट वोल्टेज आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। आप लोग चाहे तो इसको करके देख सकते हैं घर में, ठीक।
कहीं से भी आप एक फेज वायर खींच के ले आना और एक जमीन में क्या है अर्थिंग बना लेना और उसके बाद आपको फेज भी मिल जाएगा, फेज वायर में आपको वोल्टेज भी मिल जाएगा, करंट भी मिल जाएगा। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि हाँ जो फेज वायर रहता है उसी में दोनों चीज विद्यमान रहती हैं, वोल्टेज भी उसी में विद्यमान रहता है और करंट भी उसी में विद्यमान रहता है। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि सर न्यूट्रल की जरूरत किस लिए पड़ती है? तो न्यूट्रल की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है कि जो हमारा करंट है वह एक पाथ को पूरा करता है, एक रास्ते को पूरा करता है इस प्रकार से। ठीक, और जब तक ये रास्ता पूरा नहीं होगा कोई भी परिपथ क्या है पूरा नहीं होगा, और जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब मान के चलिए रास्ता कहीं से खुला है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है कहाँ निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक, कहीं भी निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो हमें क्या करना पड़ता है, परिपथ को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा बुक्स में कि जो हमारा करंट फेस में जाता है उसी करंट को लौटने के लिए एक मार्ग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमको न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो दोनों ही बातें सही हैं कि हमको परिपथ को पूरा करने के लिए न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, या जो करंट कहीं जाता है वो वापस आता है उसके लिए हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग आपको इस प्रकार से भी बता देंगे कि मान के चलिए दो हमारे न्यूट्रल फेज जा रहे हैं तो यहाँ से हमारा फेज गया तो उसको लौटने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। ठीक, फेज ए हो जाएगा, न्यूट्रल ए हो जाएगा। यहाँ चलो मान के चलिए आपने क्या लगा दिया, क्लैंप लगा दिया, तो यहाँ से फेज गया और यहाँ से लौट के फिर आया, उसके लिए न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही बातें सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम फेज की बात करें तो इसमें आपको करंट भी देखने को मिलेगा, वोल्टेज भी। तो अब अभी तक आप लोग यह समझ गए होंगे कि जो हमारा फेज रहता है उसी में आपको करंट देखने को मिलेगा और उसी में क्या मिलेगा, आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक, अब अपन समझते हैं कि क्या होता है करंट और क्या होता है वोल्टेज। अब वोल्टेज और करंट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है वोल्टेज और क्या होता है करंट। परिभाषा की यदि हम बात करें तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवाह गति क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अब आप बोलोगे कि सर वोल्टेज की पर हमको क्या जरूरत है, तो आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां देखिए मान के चलिए ये हमारा एक वायर है, ठीक, अब इसमें ये हमारा एक चालक वायर है, हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन को सप्लाई दिया, हमने सप्लाई दी तो स्वाभाविक सी बात है कौन सी सप्लाई आएगी, फेज सप्लाई दी हमने इसमें। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन आए और इसमें हमने क्या किया, अंदर जाने की कोशिश की। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर ऋण चार्ज होता है। कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनने इस चालक में अंदर जाने की कोशिश की। तो ये बताइए आप, इस चालक इलेक्ट्रॉन को क्या अपने में से अंदर जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को? ये जो चालक है वो इलेक्ट्रॉन को अपने में से अंदर जाने देगा क्या, नहीं देगा। ठीक, आप भी कहीं भी जाओगे किसी के घर में जाओगे, कोशिश करोगे जाने की, कोई भी नहीं जाने देगा, हर आदमी विरोध करता है। ठीक, अब जब आगे जाके आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि हर पदार्थ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक,
दूसरे शब्दों में बोले तो वह विद्युत धारा का जो उसमें से प्रवाह होता है उसका वह क्या करता है, विरोध करता है। भले बिल्कुल ना के बराबर करे या बहुत अधिक करे, लेकिन कुछ ना कुछ विरोध प्रस्तुत करता ही है। तो ऐसे ही यह जो चालक है, इसके कण है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं जाने देते हैं, विरोध प्रस्तुत करते हैं। ठीक, वो तो हो गया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। लेकिन अभी बात अपन कर रहे हैं करंट और वोल्टेज की। तो करंट तो हो गया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है और इनको यहां से यहां तक ये चले जाएंगे, मतलब इस सिरे से इस सिरे तक ये पहुंच गए, मतलब ए सिरे से और बी सिरे तक यदि इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी और विद्युत प्रवाह हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बिजली यहां से वहां चली गई, लेकिन पहुंचेगी कैसे, पहुंचेगी कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपको भोपाल जाना है, ठीक, तो आप हो यहां पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन भोपाल जाओगे कैसे, सवाल ये उठता है। तो उस सवाल का जवाब ये होता है कि जब तक आपको बस या ट्रेन के रूप में वोल्टेज नहीं मिलेगा आप भोपाल नहीं जा पाओगे। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को जाना रहता है तो यहाँ पर क्या आते हैं, वोल्टेज आता है, एक बल के रूप में आता है, और वह क्या करता है, इनको फोर्स के साथ में यहां से कहां ले जाता है, जहां तक ये वायर रहता है वहां तक इनको ले जाने का जो कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ जो आपका ये अभी यहाँ जो है ये है, ये आपका करंट है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जो लेके आया है, इन इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ तक लेके आया है, ये जो बल, यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपका वोल्टेज। जैसे आपको जाना है भोपाल, लेकिन जो चीज आपको यहां से भोपाल तक लेके गई, बस हो गया, ट्रेन हो गया, वह हो गया वोल्टेज। तो दूसरे शब्दों में बोले तो वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रिक बल होता है जो इलेक्ट्रॉन की गति करवाने में सहायक होता है, या जिसके बिना इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, संभव नहीं होती है। कहीं कहीं पर छोटी सी आपको परिभाषा मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का इलेक्ट्रिक बल होता है, ठीक। अब बल है तो क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में गति करेगा, ठीक। इसमें इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक, वह बिना वोल्टेज के संभव नहीं है, उसमें वोल्टेज का योगदान कहीं ना कहीं रहेगा। तो समझ में आया करंट क्या होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं को हम जनरली क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, जब उनका प्रवाह हो जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अकेले को बोल दिया, एक इलेक्ट्रॉन उठा के और बोले कि लो एक करंट है, ऐसा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है एक सिरे से दूसरे सिरे या एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं या विद्युत धारा बोल देते हैं, ठीक। लेकिन जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज बोला जाता है, ठीक। यह क्या करता है, इनको प्रेशर देता है, धक्का लगाता है, जोर लगाता है, बल लगाता है और उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो सबको समझ में आ गया कि वोल्टेज की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, ठीक। तो ये आपका वोल्टेज और करंट में दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। अब जब हम अपने घर में जो चीजें लगी होती हैं उनको चलाने के लिए हमें वोल्टेज और करंट दोनों की जरूरत पड़ती है। यदि दोनों में से एक अनुपस्थित हो जाए या एक ना रहे तो क्या आप घर में लगी चीजों को चला सकते हैं, संभव नहीं है, ठीक। यदि आपसे कोई बोलते कि हाँ चला लेंगे तो फिर समझ जाना कि संभव नहीं है। तो आपके घर में जो चीजें लगी रहती हैं उनके लिए आपको वोल्टेज और करंट दोनों की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है, करंट, वोल्टेज आपको पता है कि जो आपके घर में 220-230 वोल्ट आता है, ठीक। वो जो करंट होता है वह क्या होता है, जब आप न्यूट्रल और फेज को मान के चलिए आपने फैन के टर्मिनल में लगाया, ठीक, और जैसे ही आपने उस टर्मिनल को लगाने के बाद जैसे ही आपने फैन को ऑन किया और उसने चलना चालू किया तो वह क्या करेगा, बिजली की खपत करेगा, ठीक।
तो उस स्थिति में जो खपत होती है वह वोल्टेज की नहीं होती है। यदि किसी को कंफ्यूजन हो कि वोल्टेज की खपत होती है तो वोल्टेज की खपत नहीं होती है। हाँ, वोल्टेज डाउन जरूर होता है भाई, किसी भी चीज पे आप लोड डालोगे या वजन डालोगे या उसका उपयोग करोगे तो कम तो जरूर होगा, ठीक, तो उसमें कम जरूर होता है, लेकिन जो वहां पर उपयोग होता है वह आपका धारा का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? धारा का या विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक। जब आप टीवी पंखा कूलर को चलाते हैं तो वहां पर जो उपयोग होता है वो किसका होता है? विद्युत धारा का उपयोग होता है, ठीक। अब इसी विद्युत धारा का जो उपयोग होता है इसी को हम वाट मीटर द्वारा नाप लेते हैं, एनर्जी मीटर द्वारा क्या कर लेते हैं? इसको माप लेते हैं। अब कैसे माप लेते हैं वो अपन को समझना है। मान के चलिए आपकी एक टीवी है 100 वाट की, मैंने यहां वाट लिखा है, ठीक, वोल्ट नहीं लिखा है। मतलब कुछ लोग इसको वोल्ट पढ़ देते हैं और उनको वाट और वोल्ट में अंतर, ठीक, इसको ऐसा लिखा जाता है ये वाट, ठीक, और इसको लिखा जाता है ये वोल्ट। तो ध्यान रखना दोनों में अंतर है, वाट अलग है और वाट अलग है, वोल्ट अलग है, ठीक। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभी अपन मात्र जो बात कर रहे हैं वाट की बात कर रहे हैं, ठीक, वोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपकी एक टीवी है, टीवी तो सब लोग समझते हैं ना, टेलीविजन, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। 100 वाट की आपकी एक टीवी है। आपने इस टीवी को क्या किया? चालू किया और इसको कितना चला दिया? 10 घंटे चला दिया, ठीक। जब आपने इसको 10 घंटे चलाया तो क्या हो जाएगा? ये वाट इंटू घंटा दोनों का गुणा होके जो आपका टोटल आपने जो उपयोग किया वो आपने किया है 1000 वाट का। कितने का किया है? 1000 वाट का, ठीक। जब आपने 1000 वाट का उपयोग कर लिया तो क्या होगा? 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। आई बात समझ में, ठीक। जब आप 1000 वाट का यूज कर लेते हैं, 1000 वाट का यूज कर लेते हैं तो आप यह मानिए कि आपने बिजली की 1 यूनिट का क्या कर लिया है? उपयोग कर लिया है, ठीक। आपका जो वाट मीटर है वह दर्शा देगा कि आपने यहाँ पर 1 यूनिट का उपयोग कर लिया है। अब उसका बिल वो आपकी जो बिजली कंपनी है वह निर्धारित करती है कि वह आपको कितने रुपए में दे रही है। जनरली मेरे हिसाब से लगभग 8 रुपए चलता है, ठीक। तो मतलब आपने 10 घंटे जब टीवी देखी, लेकिन ध्यान रखना उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 100 वाट। आपने उसको 10 घंटे चलाया तो मतलब आपने यहाँ 8 रुपए की टीवी देखी, ठीक। आपने मतलब यहाँ 8 रुपए की टीवी, 8 रुपए मतलब टीवी पे खर्च कर दिए। हम टीवी अकेले की बात कर रहे हैं, ठीक। आप पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, मिक्सी चलाओगे, एसी चलाओगे तो सबका वाट क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा और ऐसे ऐसे आपका बिजली का बिल बढ़ता जाएगा और साथ में पैसे भी बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो समझ में आया कैसे वाट बनता है, कैसे बिल आता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं, ठीक। अब 1000 वाट 1 यूनिट, कभी कभी आपको ये भी मिल जाएगा 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, ठीक। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, ठीक। यह भी कहीं कहीं पर अपन यूज करते हैं जब हम कनेक्शन लेते हैं मीटर वगैरह का बिजली विभाग से, तो भाई क्या करते हैं आपके घर का लोड निकालते हैं, भैया आपके घर में कितने पंखे हैं, कितने कूलर हैं, और जो लोड रहता है उसका थोड़ा सा बढ़ा के दे देते हैं। मान के चलो आपके घर में 3500 वाट का लोड आया, ठीक, तो आपको 3500 वाट से ज्यादा का ही लोड देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कम का लोड दे देंगे, कम का दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। यदि अब सबको पता चला ये दोनों पंखे चलाने हैं तो फिर दो नहीं चला पाओगे आप, पूरे परिवार को एक पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप पूरा लोड उस पर नहीं डाल पाओगे, तो क्या करते हैं जो टोटल लोड रहता है उससे एक्स्ट्रा आपको क्या दिया जाता है? लोड दिया जाता है। कि मान के चलो आपका दोस्त आ गया अपना कुछ मशीन लेके, भैया हमारी मशीन यहाँ चलाना है, या चार्जर आ गया 2-4, तो एक्स्ट्रा लोड को क्या कर सके? चार्जर में तो ज़्यादा लोड नहीं आता है। दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों की बात करें, कोई आप मशीन लेके आ गए, ठीक,
2 कूलर की जगह आपने 3 कूलर यूज कर लिए, एक एसी लगवा ली बाहर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लोड अपन क्या है बढ़ा कर ही कनेक्शन लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। अब लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे बिजली की यूनिट निकालते हैं, अपन वो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो आपका घर का बिजली का बिल है वह यदि आप निकालना चाहते हैं तो वह किस प्रकार से आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हैं, और कैसे जो अपने घर में लगी हुई चीजें हैं उनका लोड आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यह करने के लिए जो चीजें आपके घर में लगी हैं उनका आपको मात्र वाट मालूम होना चाहिए, बाकी कोई जानकारी आपको ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका वाट मालूम होना चाहिए और उनकी संख्या मालूम होना चाहिए। हम यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर निकाल के बताते हैं, आप लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे। मान के चलिए आपके घर में देखिए जो रेटिंग रहती है इलेक्ट्रिसिटी की वो हम आपको कुछ चीजों की बता देते हैं कि पंखे को हम 60 वाट मानते हैं, ट्यूबलाइट को 60 मानते हैं, जो हमारा सॉकेट है उसको 100 वाट में मानते हैं, और भी सारी चीजें हैं। लेकिन अब थोड़ी सी क्या है बात बदल गया है, अलग अलग हो गया है, तो आपको क्या है कि उसका एक्यूरेट वाट मालूम होगा तो आप एक्यूरेट खपत निकाल पाओगे। जैसे मान के चलिए आपके घर में 2 पंखे लगे हुए हैं, ठीक, यदि पंखे की बात करें कितने पंखे लगे हुए हैं 2 4 6 8, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक, 2 पंखे लगे हैं, कितने वाट के लगे, मान के चलो 50 वाट के, तो टोटल कितना हो गया लोड 100 वाट। ठीक, लाइट लगे हुए हैं, ठीक, मान के चलिए पूरे घर में आपके 10 लाइट लगे हैं, ठीक, और अब तो कम वाट की एलईडी आने लगी है, जो भी वाट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए आपकी एक एलईडी 20 वाट की है, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो आपको कुछ नहीं इनका वाट का इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। हम इस प्रकार से अंक ले रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद आपके घर में टीवी पंखा टीवी चलाने के लिए कूलर चलाने के लिए सॉकेट लगे रहते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सॉकेट का ले लेंगे। जो आपके सॉकेट है मान के चलिए 4 सॉकेट है और एक कितने का होता है 100 वाट का, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपका पंखा हो गया, बोर्ड हो गया, सॉकेट हो गए, और क्या रह गया आपके जो किचन में एक पावर प्लग लगा रहता है जिससे आप मिक्सी वगैरह चलाते हो। ठीक, तो उसमें तो आपको पता है कि मिक्सी है और पावर लोड ले लेते हैं, ठीक, पावर सॉकेट बोलते हैं जिसको, पावर सॉकेट का लोड। तो आपकी जो मिक्सी 1500 वाट की भी होती है, 1000 की भी होती है, 2 की भी होती है, जो आपको लेना है ले सकते हैं। मान के चलिए आपने 2000 वाट की ले ली, एक मिक्सी है और कितने की है 2000 वाट की है। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा लोड 2000 आ जाएगा। ठीक, और भी चीजें आप ऐसे जोड़ सकते हैं जो भी आपकी अलग से है, मान के चलो किसी के घर में 4 कूलर है, पंखे कम है, लाइट ज्यादा है, इस प्रकार से आप उनके वाट कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे उनका टोटल करेंगे यहाँ पे। ठीक, आप उनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, करिए थोड़ा सा, ये आपका 2000 हो गया और 4 और 2 6 और 1 7, तो आपका यहाँ पर पूरा हो गया 2700 वाट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक, अब इसी वाट को आप इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक, अब फॉर्मूला समझना है, ठीक, फॉर्मूला आपको समझना है कैसे। आप क्या करेंगे, वाट उठाया आपने 2700, ठीक, अब इसको निकालने के लिए या तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 दिन चले, 5 दिन चले, 6 दिन चले। यदि नहीं मालूम है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि भैया 2 घंटे चलाया था हमने इसको, 4 घंटे चलाया था, 6 घंटे चलाया था, 8 घंटे चलाया था, 10 घंटे, या तो दिन होंगे। जब आपको क्वेश्चन यदि आता है तो वहां पे
दिन मिलेगा या घंटे, आप कुछ भी अनुमान से इसको मान सकते हैं। यदि आपको अपने घर का ही निकालना है, आपको पता ही रहता है कि हम कब उठ जाते हैं, कब सो जाते हैं, कितना हम लाइट जलाते हैं, कितना पंखा चलाते हैं, कितने बजे, तो सबको जनरली मालूम रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप ले लेंगे। मान के चलिए सभी चीज हमने, लाइट भी हम 8 ही घंटे जलाते हैं, रात में ही जलाते हैं। 12 घंटे का होता है, लेकिन 12 घंटे तो कोई जलाता नहीं है, ठीक। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो मान के चलिए हमने यहाँ 10 घंटे का ले लिया, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10 का ले लिया हमने, ठीक। 12 भी ले सकते हैं, दिन भी ले सकते हैं। दिन रहेगा तो आप 10 दिन कर देना, घंटे रहेगा तो 1 कर देना, ठीक। हाँ, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आधा दिन दे दे, तो आधा दिन तो आएगा नहीं, या तो 1/2 करके आधा लिख देना है, उसको 12 घंटे बना देना, ठीक। और जैसा भी दिया है, तो अभी हम यहाँ मान के चल रहे हैं 10 घंटे हैं हमारे, क्या है 10 घंटे है, दिन वाला कोई रोल नहीं है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे के इसका गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे 1000, ठीक। तो इसमें बिल्कुल आसान हमने अंक लिए हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, ऐसे नॉर्मली काट दो, 300 में से 300, ठीक। तो आपकी जो यूनिट निकल के आई है वो आई है 27 यूनिट निकल के आई है। कितनी आई है, 27 यूनिट। जो आपकी टोटल यूनिट है वो कितनी आई है, 27 यूनिट निकल के। अब आपको पता है कि 8 रुपए के हिसाब से लगता है, 7.8 लगता है, 8 रुपए के लगभग ही रहता है, ठीक। 7 रुपए 80 पैसे, कभी 70 पैसे, कभी 90 पैसे लगता है, लेकिन 8 रुपए ही मान के चलो आप क्या करेंगे, इस 27 में 8 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 7 यानी 7 8 56 की 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ये हो गया 216 रुपए आपका ये क्या आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा, ठीक। हमने एक मात्र छोटे से घर का बताया है, 3-4 चीजों का, आप और भी देख सकते हैं। इसमें लोड बढ़ जाता है मैक्सिमम, क्योंकि अपन घर में टीवी भी चलाते हैं, कूलर, पंखा, 2-2 3-3 कूलर चलते हैं, लाइट जलते हैं, इमर्सन रॉड जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, इंडक्शन चलाते हैं, तो लोड बढ़ जाता है। लेकिन इस प्रकार से आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो आपके घर में बिल आता है वो आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक। कभी भी जब समझ में ना आए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपकी पुरानी यूनिट रहती है उसमें से आप नई यूनिट को क्या घटा कर भी आप बिजली का बिल निकाल सकते हैं।